नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंजन्स अनोखी मशीन्स होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक कमी के साथ। विषैले एग्जॉस्ट गैसेस का उत्पादन ईंधन जलने से होता है, जो हवा को प्रदूषित और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। भारत स्टेज मानदंड का लक्ष्य एग्जॉस्ट में मौजूद विषैली गैस की मात्रा को अधिकतम कम करना है। BS4 नियम के लागू होने के पहले ही इंजन डिजाइन में सुधार और कम से कम उपचार के साथ एग्जॉस्ट गैसेस में प्रदूषक की मात्रा पे नियंत्रण पाया गया। लेकिन BS6 नियम के अंतर्गत प्रदूषण की मात्रा इतनी कम है कि इंजन के नए स्वरूप के साथ हमने प्रदूषण को कई चरण में कम करने के लिए पूरे केमिकल ट्रीटमेंट फैक्ट्री की नई रचना की है। BS6 सिस्टम से भी ज्यादा जटिल, लेकिन इतना सघन कि एक ट्रक में फिट हो जाए, ये है कमिंस BS6 का क्रांतिकारी आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। आज हम विस्तार में समझेंगे कैसे BS6 नियमों के अंतर्गत ये उन्नत प्रणाली समझदारी से निकास की धारा में मौजूद प्रदूषण की मात्रा को कम करती है। चैसी के अनुसार कमिंस BS6 आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स दो विस्तृत प्रकार में उपलब्ध हैं, सिंगल मॉड्यूल और फ्लेक्स मॉड्यूल। हालांकि दोनों ही दिखने में अलग हैं, लेकिन दोनों में मौजूद है एग्जॉस्ट इनलेट और आउटलेट ट्यूब्स और एक डोजिंग मॉड्यूल, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, एक मिक्सर चेंबर और एक सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन चेंबर। वी बैंड क्लैंप्स सबको जोड़कर रखता है। सारे सिस्टम की निगरानी 5 तापमान वाले सेंसर और 2 नॉक्स सेंसर्स रखते हैं और एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो जुड़ा है एक सामान्य सेंसर टेबल से और जानकारी ECM तक पहुंचाता है। ये सारे पुर्जे और सेंसर्स मिलकर इंजन में अनुपचारित निकास की धारा की सफाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब निकास की धारा का बहाव आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर से गुजरता है, अनुपचारित धारा एग्जॉस्ट थ्रॉटल वाल्व से होते हुए आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में प्रवेश करता है। इसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। रूपांतरण का पहला चरण शुरू हो जाता है जब यह निकास की धारा डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट या DOC से होते हुए बहता है। फिर DOC आए हुए निकास को ऑक्सीकृत करके परिवर्तन करती है, हाइड्रोकार्बन से पानी का, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। कैटलिस्ट के स्वरूप में DOC भी रीजेनरेशन में अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद ऑक्सीकृत निकास की धारा ट्रीटमेंट के अगले चरण तक एक विशेष डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर नामक पुर्जे के सहारे पहुंचती है। जब निकास की धारा गुजरती है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के महीन छिद्र दीवार से, तो कालिक, राख और अन्य घुलनशील जैविक तत्वों को फांस लेती है, जिससे 90% से ज्यादा PM कम हो जाती है। फंसी हुई कालिक जो जमा होती रहती है, उसे रीजेनरेशन की प्रक्रिया से खत्म कर दिया जाता है, ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को हानि न पहुंचे। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर तापमान के हिसाब से रीजेनरेशन या तो निष्क्रिय होगी या सक्रिय। निष्क्रिय रीजेनरेशन 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाने पे होती है, जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में एक सामान्य तापमान है और ये DOC में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होती है। TPF के अंदर लगातार निष्क्रिय रीजेनरेशन उत्पन्न होती है, जहां निकास की धारा में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कालिक को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है ताकि नाइट्रस ऑक्साइड कम हो। सक्रिय रीजेनरेशन 520 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान जाने से ही होती है, चाहे गाड़ी चलाते हुए हो या फिर पार्किंग के बाद रीजन बटन दबाकर। निर्धारित समय के अनुरूप टाइमर पे आधारित सक्रिय रीजेनरेशन को आरंभ कर दिया जाता है, जो कि गाड़ी के चालन के हिसाब से प्री कैलिब्रेट होती है। आरंभ होने के बाद ये ECM टाइमर के अनुसार 30 मिनट तक होती है।
सक्रिय रीजेनरेशन ट्रिगर हो जाता है जब कभी डेल्टा प्रेशर सेंसर या अन्य 2 आभासी सेंसर्स 6 ग्राम पर लीटर से ज्यादा कालिख का अनुमान ईसीएम को बताते हैं। कालिख का भार पता चलते ही इंजन का तापमान बढ़ जाता है और ईंधन आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। डीओसी ईंधन को ऑक्सीकृत करता है और धीरे धीरे एग्जॉस्ट सिस्टम तापमान को 5 चरणों में बढ़ाता है जब तक वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। ऐसे उच्च तापमान में ऑक्सीजन और कालिख के जुड़ जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति भी होती है। सक्रिय रीजेनरेशन दुगने मात्रा में कालिख की सफाई करता है जब तक उसका स्तर 1.5 ग्राम पर लीटर तक ना हो जाए। सक्रिय रीजेनरेशन के दौरान हेस्ट लैंप उच्च तापमान दर्शाते हुए चमकता है। चालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जॉस्ट पाइप किसी दहनशील सतह पर खड़ा नहीं होना चाहिए और सफेद धुआं या असामान्य बदबू का कोई संकेत न हो। अगर ऐसा है तो लीकेज के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का निरीक्षण होना चाहिए। सक्रिय रीजेनरेशन खतरनाक बन जाता है जब ऊंचे तापमान में हम संकटजनक सामान उठाते हैं या जब रीजेन किसी अनुचित जगह में शुरू होती है। ऐसी स्थिति में रीजेन इनहिबिट बटन सक्रिय रीजेनरेशन को होने से रोकती है। चालक को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर गाड़ी को रोककर मैनुअल रीजेन बटन प्रेस करना चाहिए ताकि स्टेशनरी रीजेन पूरी हो सके। अगर सक्रिय रीजेन इनहिबिट स्विच या कुछ अन्य खराबी के चलते काफी समय तक नहीं हुई हो तो डीपीएफ में कालिख की उत्पत्ति की मात्रा 6 ग्राम प्रति लीटर के ऊपर भी असामान्य तेजी से बढ़ सकती है। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम चालक को इन मामलों में आगाह करती है। पहली चेतावनी 6.5 ग्राम प्रति लीटर पे मिलती है। साथ ही डीपीएफ का लाइट जलते ही मीडियम सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। 9 ग्राम प्रति लीटर पे इंजन की ताकत 40% कम कर दी जाती है और इससे हाई सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। 11 ग्राम प्रति लीटर के ऊपर इंजन की गति प्रतिबंधित हो जाती है और स्टॉप इंजन लाइट जलती है। साथ ही में हाई सीवियरिटी फॉल्ट कोड का पता चलता है। ऐसे में ड्राइवर को गाड़ी तुरंत रोकनी चाहिए और सर्विस सपोर्ट को कॉल करना चाहिए। हालांकि रीजेनरेशन से कालिख खत्म हो जाती है मगर डीपीएफ के बाहरी हिस्से की तरफ जमा हुए न जलने योग्य राख को साफ नहीं कर पाती है। इसीलिए जरूरी है कि जमी हुई राख को समय समय पर सर्विस सेंटर में साफ करवाया जाए। डीपीएफ से पार्टिकुलेट मैटर हटाने के बाद निकास की धारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के दूसरे पुर्जे में प्रवेश करता है जो कि मिक्सिंग चेंबर कहलाता है। अब यहां से दूसरे सिस्टम की भूमिका शुरू होती है, DEF डोजिंग सिस्टम या UL 2.2 सिस्टम। UL 2.2 का चालन गाड़ी के चैसी में लगे DEF टैंक से शुरू होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप या DEF सप्लाई यूनिट और एक DEF डोजिंग यूनिट यानी डोजिंग वाल्व जिसमें DEF लाइंस डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को ले जाती हैं जो मिक्सिंग चेंबर में प्रवेश करती है। सभी लाइंस EPDM तत्व से बनी होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। DEF टैंक DEF स्टोर करती है एक गैर विषैला घोल 32.5% यूरिया और 67.5% डी आयोडाइज्ड वाटर के साथ। एक स्मार्ट हेडर टैंक के अंदर जलमग्न रहती है जिसमें DEF इनलेट और आउटलेट पाइप्स लगे हुए होते हैं और साथ ही तापमान, मात्रा और क्वालिटी सेंसर्स भी इस पे जुड़े होते हैं। DEF सप्लाई यूनिट एक सक्शन इनलेट के द्वारा DEF को टैंक से खींचती है और दबाव बनाकर फिर ये इसे डोजिंग यूनिट या वाल्व तक पहुंचाती है। इसके बाद डोजिंग यूनिट या वाल्व DEF को निकास की धारा में छिड़कती है जहां वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकंपोज होती है। इंजन के स्टार्ट होते ही DEF की सप्लाई चालू हो जाती है और DEF का निरंतर बहाव सप्लाई और रिटर्न होता रहता है जिसमें अप्रयुक्त DEF डोजिंग यूनिट से DEF रिटर्न लाइन होते हुए DEF टैंक तक पहुंच जाती है।
अमोनिया को मिक्सिंग चेंबर में मिलाने के बाद निकास की धारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के SCR या सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन पुर्जे में प्रवेश कर जाता है। यहां फिर कैटलिस्ट की मौजूदगी में निकास में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड को अमोनिया द्वारा नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के तापमान पर निर्भर करते हुए निकास की धारा में मौजूद नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 3 तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। मानक तरीके से जब सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड उपलब्ध हो, धीमे तरीके से जब सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो और तीव्र तरीके से जब दोनों नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो। चाहे जैसी भी प्रक्रिया हो, निकास की धारा को SCR BS6 मानदंड के अंतर्गत कम से कम पार्टिकुलेट के साथ पानी और नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। SCR प्रतिक्रिया के बाद भी कुछ अमोनिया के तत्व में परिवर्तन की कमी रह सकती है। इसे पानी और नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए कमिंस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में आधुनिक डिजाइन वाले कैटलिस्ट जैसे कि अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट जो कि अमोनिया ऑक्सीडेशन फंक्शन और सिंगल कैटलिस्ट जो कि SCR फंक्शन का काम करते हैं। बुद्धिमान प्रणाली और उत्प्रेरक की रचना के साथ और अनुकूलित ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी के मेल से ASC अमोनिया के तत्व हटाने में सक्षम है और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित हो जाता है, जो आखिर में नॉक्स उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। अमोनिया स्लिप की औसतन सीमा 10 ppm तक होती है। कमिंस BS6 इंजन्स के लिए सुनिश्चित कर लें कि हमेशा अल्ट्रा लो सल्फर का ही उपयोग हो, क्योंकि ज्यादा सल्फर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में उत्प्रेरक को जहरीला बना देती है। आखिर में चालक के स्तर पर कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए और कुछ जरूरी बातों को अनदेखा करना चाहिए ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस बरकरार रहे। और अब हम इस मजेदार सफर के अंत में आ गए हैं। आशा है कि आपको आज की कक्षा में आनंद आया होगा। फिर मिलेंगे जहां हम दूसरे BS6 रहस्यों को सुलझ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ETS के बारे में और इसके बारे में रिसॉल्व के बारे में आपको जानना हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके साथ ऐसे लाता रहूंगा ऐसी वीडियो, शेयर करें जरूर।